नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की व्यष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 5, जिसका नाम है बाजार संतुलन। इस वीडियो में हम बाजार संतुलन से जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। पहला प्रश्न दे रखा है कि सामान्यतः बाजार पूर्ति वक्र होता है। ए धनात्मक ढाल वाला वक्र, ब ऋणात्मक ढाल वाला वक्र, स वाई अक्ष के समांतर या द क्षैतिज अक्ष के समांतर। तो इसका आंसर होगा ए धनात्मक ढाल वाला वक्र। दूसरा सवाल दे रखा है कि निम्न में से कौन सा समीकरण अधिमांग को प्रदर्शित करता है। तो ए दे रखा है बाजार मांग ग्रेटर देन या बराबर है बाजार पूर्ति। दूसरा दे रखा है ब बाजार मांग ग्रेटर देन बाजार पूर्ति। स दे रखा है बाजार मांग लेस देन बराबर बाजार पूर्ति। या द दे रखा है बाजार मांग लेस देन बाजार पूर्ति। तो इसका आंसर होगा कि बाजार मांग अधिक है बाजार पूर्ति की तुलना में। तो इस स्थिति में अधिमांग होता है। स दे रखा है यदि बाजार मांग डी बराबर है 80 माइनस पी एवं बाजार पूर्ति बराबर है 20 प्लस पी है तो संतुलित कीमत होगी ए 80, बी 50, सी 20 या डी 30। तो इसका आंसर होगा डी 30, आंसर होगा द 30। चौथा प्रश्न दे रखा है यदि मांग एवं पूर्ति दोनों वक्र बाईं ओर खिसक जाए तो संतुलन मात्रा पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें दे रखा है कि यदि मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों बाईं ओर खिसक जाते हैं तो संतुलित मात्रा पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा, चार ऑप्शन दे रखे, ए कमी होगी, ब वृद्धि होगी, स स्थिर रहेगी या ड अनिश्चित रहेगी। तो इसका आंसर होगा ए कमी होगी। पांचवा दे रखा है कि आगत की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से कुल निर्गत में जो वृद्धि होती है कहा जाता है। ए कुल उत्पाद, बी सीमांत उत्पाद, सी औसत उत्पाद या डी सीमांत आगत। तो इसका आंसर होगा बी सीमांत उत्पाद। छठवां सवाल दे रखा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में श्रम की मजदूरी होती है। ए मजदूरी बराबर श्रम का सीमांत उत्पाद, बी मजदूरी बराबर श्रम का औसत उत्पाद, सी मजदूरी बराबर ग्रेटर देन श्रम का सीमांत उत्पाद या डी लेस देन श्रम का औसत उत्पाद। तो इसका आंसर होगा ए मजदूरी बराबर श्रम का सीमांत उत्पाद। तो इस प्रकार हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न जाने। अब हम बात करते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि बाजार में फर्मों की संख्या स्थिर रहे तो बाजार में मांग में कमी होने पर संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा कि जब बाजार में मांग में कमी होती है तो संतुलित कीमत में भी कमी होती है। तो इसका आंसर होगा कि संतुलित कीमत कम हो जाएगी। दूसरा दे रखा है कि एक बाजार मांग वक्र का ढाल कैसा होता है। तो इसका आंसर होगा कि बाजार वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है। तीसरा दे रखा है प्रश्न कि एक बाजार पूर्ति वक्र का ढाल कैसा होता है, यानी पूर्ति वक्र का ढाल बताना है। तो इसका आंसर होगा कि एक बाजार पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल वाला वक्र होता है। तो इस प्रकार हमने दूसरा और तीसरा जाना। चौथा प्रश्न दे रखा है कि बाजार मांग क्या दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा कि एक विशेष कीमत पर समस्त उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मांग का योग।
बाजार मांग कहलाता है। तो ध्यान देना दोस्तों कि बाजार मांग क्या होगी कि एक विशेष कीमत पर समस्त उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्राओं का योग बाजार मांग कहलाता है। पांचवा सवाल है कि श्रम बाजार में श्रम की मांग किसके द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर होगा कि श्रम बाजार में श्रम की मांग उत्पादक या फर्म द्वारा की जाती है। तो ध्यान देना दोस्तों कि श्रम बाजार में श्रम की मांग उत्पादक या फर्म द्वारा की जाती है। छठवां सवाल दे रखा है कि बाजार में श्रम की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर होगा कि श्रम बाजार में श्रम की पूर्ति परिवार द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर होगा श्रम की पूर्ति परिवार द्वारा की जाती है। अगला सवाल है कि सातवां सवाल है कि बाजार में वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि के कोई दो कारण बताइए। पूर्ति में वृद्धि के दो कारण बताने हैं। तो पहला होगा इसका कारण तकनीक में सुधार, यानी टेक्नोलॉजी में सुधार होना चाहिए। दूसरा है कि उत्पादन साधनों की कीमतों में कमी होना, कि जो उत्पादन साधन है उनकी कीमतों में कमी होना। तो दो कारण हो गए। आठवां सवाल है कि वस्तु बाजार से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर होगा कि वस्तु बाजार वह बाजार है जिसमें विभिन्न प्रकार के क्रेता और विक्रेता आपस में संपर्क कर वस्तुओं का लेन देन करते हैं या क्रय विक्रय करते हैं, वस्तु बाजार कहलाता है। तो वस्तु बाजार में क्या होगा कि विभिन्न प्रकार के क्रेता आपस में मिलजुल कर वस्तुओं का लेन देन या क्रय विक्रय करते हैं, वह वस्तु बाजार कहलाता है। नौवां सवाल है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में बाजार मांग एवं पूर्ति जिस कीमत पर बराबर होती है वह कीमत क्या कहलाती है। तो इसका आंसर होगा कि जिस कीमत पर बाजार की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है वह संतुलित कीमत या साम्य कीमत कहलाती है। तो इस प्रकार नौवां सवाल का आंसर जाना। 10वां सवाल है कि राशनिंग से क्या अभिप्राय है। तो राशनिंग के बारे में बताना है। तो इसका आंसर होगा कि एक व्यक्ति के लिए वस्तु के उपयोग के उच्चतम मात्रा का निर्धारण करना ही राशनिंग कहलाता है। तो ध्यान देना दोस्तों कि एक व्यक्ति के वस्तु के उपयोग की उच्चतम मात्रा का निर्धारण करना ही राशनिंग कहलाता है। यानी इसमें कि वस्तु के उपयोग की मैक्सिमम लिमिट का निर्धारण कर दिया जाता है, तो वही राशनिंग कहलाता है। तो इस प्रकार हमने अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में जाना है। अब हम जानते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि फर्म एवं उद्योग में अंतर लिखिए। तो ध्यान देना दोस्तों, इसका आंसर होगा कि फर्म एक या एक से अधिक उत्पादन इकाइयों को कहते हैं। फर्म क्या हो गई कि एक या एक से अधिक उत्पादन इकाइयों को फर्म कहते हैं जो कि एक ही स्वामित्व के अंतर्गत हो। तो फर्म के बारे में जानिए। जबकि उद्योग बहुत सी फर्मों ऐसी फर्मों को कहा जाता है जो एक सी वस्तुओं का उत्पादन कर रही है। यानी फर्मों के समूह को उद्योग कहते हैं जो समान रूप से उत्पादन कर रही है, तो वह उद्योग कहलाता है। तो इस प्रकार फर्म उद्योग के बारे में जाना। अगला सवाल है कि एक उद्योग के साम्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि एक दी हुई कीमत पर उद्योग साम्य की स्थिति में तब होगा जब उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु की कुल पूर्ति उसकी कुल मांग के बराबर होती है, वही उद्योग के लिए साम्य की स्थिति होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उद्योग की वह स्थिति जहां कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होती है वह उद्योग की साम्य या संतुलन की स्थिति होती है। तीसरा सवाल है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में संतुलन मात्रा का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। यानी पूर्ण
प्रतिस्पर्धा बाजार में संतुलन मात्रा का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, ये बताना है। तो इसका आंसर होगा कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में जहां बाजार मांग वक्र और बाजार पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं, वहीं संतुलन मात्रा निर्धारित होती है। तो इसका आंसर ये हो गया कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जहां बाजार मांग वक्र और पूर्ति वक्र आपस में एक दूसरे को काटते हैं, वहीं संतुलन मात्रा का निर्धारण होता है। तो इसका आंसर जान लिया। चौथा सवाल है, यदि बाजार मांग वक्र दाईं तरफ तथा पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसकता है तो संतुलन मात्रा एवं कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी बाजार मांग वक्र तो राइट साइड में और पूर्ति वक्र बाएं साइड की तरफ शिफ्ट होता है, तो उस स्थिति में संतुलन मात्रा और कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना है। तो इसका आंसर होगा, यदि बाजार मांग वक्र दाएं तरफ तथा पूर्ति वक्र बाएं तरफ शिफ्ट होता है तो संतुलित कीमत में वृद्धि होती है। तो कीमत में तो होगी वृद्धि तथा मात्रा में कमी, वृद्धि या अपरिवर्तित हो सकती है। तो चौथा सवाल जानना। पांचवा सवाल दे रखा है, यदि बाजार में फर्मों का निर्बाध प्रवेश एवं बहिर्गमन की अनुमति हो तो मांग में वृद्धि होने पर संतुलन मात्रा व कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा कि फर्मों के निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्थिति में मांग में वृद्धि होने पर संतुलित मात्रा में वृद्धि होगी और तथा संतुलित कीमत अपरिवर्तित रहेगी। तो कि जब फर्मों के निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन की अनुमति होती है तो इससे तो मांग में तो वृद्धि हो जाएगी, जबकि संतुलित मात्रा तो बढ़ जाएगी और कीमत अपरिवर्तित रहेगी। इसका आंसर हो गया। अब छठवां सवाल है कि उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि उच्चतम निर्धारित कीमत क्या होती है, कि किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को ही उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। सातवां सवाल है कि न्यूनतम निर्धारित कीमत से क्या तात्पर्य है, यानी न्यूनतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, ये बताना है। तो इसका आंसर होगा कि किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की न्यूनतम सीमा को न्यूनतम निर्धारित कीमत कहते हैं। इसमें किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की न्यूनतम सीमा को न्यूनतम निर्धारित कीमत कहते हैं। तो सातवें का आंसर जाना है। आठवां सवाल है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर होगा कि एक अतिरिक्त श्रम लगाने से कुल उत्पाद में जो वृद्धि होती है उसे श्रम की सीमांत उत्पादकता कहा जाता है। तो ध्यान देना दोस्तों कि एक अतिरिक्त श्रम लगाने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे ही श्रम की सीमांत उत्पादकता कहते हैं। तो आठवां का आंसर जानना है। अब नौवां सवाल है कि नियंत्रण कीमत तथा संतुलन कीमत में क्या अंतर है। तो इसका आंसर होगा कि नियंत्रण कीमत का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। तो ध्यान देना दोस्तों, जो नियंत्रण कीमत है उसका निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि बाजार कीमत या संतुलित कीमत का निर्धारण बाजार की मांग एवं पूर्ति के साम्य द्वारा होता है। तो सिंपल सा इसका अंतर होगा कि जो नियंत्रण कीमत है उसका निर्धारण तो सरकार करती है, जबकि संतुलन कीमत का निर्धारण बाजार की मांग तथा पूर्ति द्वारा के साम्य पर होता है। तो इस प्रकार हमने नौवां का आंसर जाना है। 10वां सवाल है, यदि
पूर्ति वक्र स्थिर रहे एवं मांग वक्र में परिवर्तन हो, तब संतुलन कीमत एवं मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रेखा चित्र की सहायता से समझाना है। यानी पूर्ति वक्र तो स्थिर रह रहा है, मांग वक्र में परिवर्तन हो रहा है, तो संतुलित कीमत एवं मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सिंपल सा है कि जब पूर्ति वक्र स्थिर रहता है और मांग वक्र में परिवर्तन होता है, जैसे मान लो मांग वक्र में दाईं तरफ परिवर्तन हो गया, तो उस स्थिति में संतुलन कीमत तथा संतुलित मात्रा दोनों में वृद्धि होती है। राइट साइड में जाने पर संतुलित कीमत और मात्रा में वृद्धि होती है, जबकि जब मांग वक्र बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड में स्थानांतरित या शिफ्ट होता है, तो उस स्थिति में संतुलित कीमत एवं मात्रा दोनों में कमी होती है। तो इस प्रकार हमने 10वें का आंसर जाना है। 11वां सवाल है कि श्रम की मांग तथा श्रम की पूर्ति से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर होगा, बाजार में उत्पादकों द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने हेतु श्रम की जो मांग की जाती है उसे ही श्रम की मांग कहते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों कि बाजार में उत्पादक या फर्म द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने हेतु श्रम की जो मांग की जाती है उसे श्रम की मांग कहते हैं, तथा एक दी हुई मजदूरी दर पर परिवार क्षेत्र द्वारा फर्म में उत्पादन का कार्य किया जाता है तो उसे श्रम की पूर्ति कहते हैं। तो इस प्रकार हमने श्रम की मांग एवं श्रम की पूर्ति के बारे में जाना है। अगला सवाल 12वां सवाल कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में संतुलन कीमत एवं मात्रा का निर्धारण रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो इसका भी आंसर सिंपल होगा कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में संतुलित कीमत तथा मात्रा का निर्धारण बाजार में मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। अर्थात जहाँ पर बाजार मांग और बाजार पूर्ति वक्र एक दूसरे को आपस में काटते हैं या प्रतिच्छेदित करते हैं, उसी बिंदु पर संतुलित कीमत तथा संतुलित मात्रा का निर्धारण होता है। अगला सवाल है, यदि बाजार में कारों की कीमत में वृद्धि हो जाए, कारों की कीमतों में वृद्धि हो जाए तो इससे पेट्रोल की कीमत तथा मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रेखा चित्र की सहायता से समझाना है। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि बाजार में कारों की कीमत में वृद्धि हो गई तो उस स्थिति में पेट्रोल की कीमत तथा मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना है। तो इसका आंसर होगा कि कार और पेट्रोल परस्पर पूरक वस्तुएं होती है। तो ध्यान देना दोस्तों, हमने पूरक वस्तुओं के बारे में जाना था कि कार और पेट्रोल आपस में क्या होती है, परस्पर पूरक वस्तुएं होती है। पूरक वस्तु में यदि एक वस्तु की मांग बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग में भी वृद्धि होती है। यदि एक वस्तु की मांग में कमी होती है तो दूसरी वस्तु की मांग में भी कमी होती है। तो यहाँ पर यदि अब यहाँ पे दे रखा है बाजार में यदि कारों की कीमत में वृद्धि होगी, कारों की कीमत में वृद्धि होगी तो कारों की मांग घट जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि कार की कीमत बढ़ गई तो उस स्थिति में क्या होगा, कारों की मांग घट जाएगी, जिसके फलस्वरूप पेट्रोल की मांग भी कम हो जाएगी। तो उसके फलस्वरूप पेट्रोल की कीमत तथा मात्रा दोनों में क्या होगी, कमी होगी। अगला सवाल दे रखा है, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता के मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। यानी यहाँ पे उपभोक्ता की आय बढ़ रही है तो उपभोक्ता की मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना है। तो इसका आंसर होगा, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो इससे उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, इससे वह वस्तुओं की अधिक मांग करता है और मांग वक्र दाएं तरफ स्थानांतरित हो जाता है। तो इस स्थिति में
संतुलित कीमत तथा संतुलित मात्रा दोनों में वृद्धि होगी। अगला सवाल दे रखा है 15वां सवाल, यदि किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त आगतों की कीमतों में वृद्धि हो जाए, प्रयुक्त जो आगत है उनकी कीमत में वृद्धि हो जाए, तो उस स्थिति में वस्तु की संतुलित कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। कि यहाँ पर जो उत्पादन के साधन है यानी आगत है, उनकी कीमत में वृद्धि हो रही है, तो उस स्थिति में संतुलन मात्रा और कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। तो इसका आंसर होगा, यदि वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त साधनों की कीमतों में वृद्धि हो जाए तो इससे उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाएगी, जिससे पूर्ति में भी कमी आएगी तथा पूर्ति वक्र बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे संतुलित कीमत में वृद्धि होगी तथा संतुलित मात्रा में कमी हो जाएगी। तो ध्यान देना, तो इस स्थिति में क्या होगा कि संतुलित जो कीमत है वो तो बढ़ जाएगी और संतुलित मात्रा में कमी हो जाएगी। अगला सवाल है 16वां, कि अधिमांग तथा अधिपूर्ति को रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। यानी अधिमांग और अधिपूर्ति के बारे में बताना है। तो इसका आंसर होगा कि सबसे पहले हम जानते हैं अधिमांग क्या होती है, कि जब बाजार पूर्ति की तुलना में अधिक होती है तो वह स्थिति अधिमांग की स्थिति कहलाती है। यानी बाजार मांग ज्यादा है बाजार पूर्ति से। एवं अधिपूर्ति, जब बाजार मांग की तुलना में बाजार पूर्ति अधिक होती है तो वह स्थिति अधिपूर्ति की स्थिति कहलाती है। यानी बाजार मांग कम है बाजार पूर्ति के, तो उस स्थिति में अधिपूर्ति की स्थिति होती है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में जाना तथा उनके आंसर या उत्तरों के बारे में भी जाना है। अब हम बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि बाजार संतुलन को स्पष्ट कीजिए एवं निम्न स्थितियों में संतुलन कीमत एवं मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव रेखा चित्र सहित समझाइए। पहला दे रखा है, जब मांग वक्र बाईं तरफ और पूर्ति वक्र दाएं तरफ शिफ्ट होता है, यानी दोनों अलग अलग दिशा में शिफ्ट होते हैं, तो उस स्थिति में संतुलन कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। दूसरा दे रखा है, जब मांग और पूर्ति वक्र दोनों दाईं तरफ शिफ्ट होते हैं उस स्थिति में संतुलन कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है वो बताना है। और तीसरा दे रखा है, जब मांग में वृद्धि एवं पूर्ति में कमी समान मात्रा में हो तो उस स्थिति में संतुलन कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है वो बताना है। तो इनके सभी के आंसर मैंने अपने जो बाजार संतुलन जो टॉपिक है उस पर जो वीडियो बनाए हैं मैंने, उसमें आप जाकर स्पष्ट रूप से नोट कर सकते हो और समझ सकते हो। दूसरा सवाल है कि उच्चतम निर्धारित कीमत से क्या तात्पर्य है, इसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसी प्ले जो बाजार संतुलन जो टॉपिक है उसके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। अगला सवाल है तीसरा, कि न्यूनतम निर्धारित कीमत को स्पष्ट करते हुए इसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो इसका भी आपको वीडियो बाजार संतुलन वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और चौथा है कि बाजार साम्य से क्या तात्पर्य है, उपयुक्त उदाहरण एवं रेखा चित्र की सहायता से मांग एवं पूर्ति के साम्य को स्पष्ट कीजिए। तो इन जो 4 निबंधात्मक प्रश्न है इनके मैंने वीडियो बना रखे हैं बाजार संतुलन वाले टॉपिक पर, जिसमें आप स्पष्ट रूप से जाकर उनको देख सकते हो और समझ सकते हो। तो इस प्रकार मैंने आज आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के पाठ नंबर 5 बाजार संतुलन के बारे में बताया है, और जो इस साल परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उन प्रश्नों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।